अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स और कंडीशंस दिए हुए थे पीछे, वैसे यहाँ पे कंडीशंस दिए हुए हैं फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन of atomic orbitals. The first one is the combining atomic orbitals must have same or nearly the same energy. This means that 1s orbital can combine with another 1s orbital but not with 2s orbital, because the energy of 2s orbital is appreciably higher than that of 1s orbital. तो ये कंडीशन हमने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी देखी थी कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, लेकिन यहाँ पे नियरली द सेम के साथ एग्जैक्टली सेम भी यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है। एटमिक ऑर्बिटल्स के बीच बॉन्डिंग हो रही है टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन में कोई बॉन्डिंग नहीं थी, इसलिए स्लाइटली डिफरेंट भी चल जाती थी, लेकिन बॉन्डिंग के केस में एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए एनर्जी दो ऑर्बिटल्स की, तभी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी और स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग हो पाएगी। ऐसे एग्जैक्टली सेम की कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन में नहीं थी। वहाँ पे कहीं पे 1s 2s इंटरमिक्स हो रहे थे, कहीं पे 2s 2p भी इंटरमिक्स हो रहे थे, तो स्लाइटली डिफरेंट कर रही थी उसमें एनर्जी। लेकिन यहाँ पे चांसेस होने चाहिए एग्जैक्टली सेम के, लेकिन नियरली द सेम भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। आपको बताया भी एग्जाम्पल देखिए, 1s कैन कंबाइन विद अनदर 1s ओनली, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर इफ द एटम्स आर वेरी डिफरेंट। अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रही होगी अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा है। वहाँ पे 2s ऑर्बिटल का एग्जांपल लेके बताया है, हाइड्रोजन से लेके लिथियम सोडियम पोटेशियम तक। ये जो 2s ऑर्बिटल है इसकी एक सेम ऑर्बिटल की एनर्जी ही वेरी करती है फ्रॉम हाइड्रोजन टू पोटेशियम, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। तो सेम ही ऑर्बिटल की एनर्जी अगर वेरी कर रही है तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की तो एनर्जी डिफरेंट होगी ही। तो इन केस द एटम्स आर वेरी डिफरेंट, सेम ऑर्बिटल विल आल्सो हैव डिफरेंट एनर्जी। तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डिफरेंट एटम्स के केस में, दैट्स वाई ये लाइन लिखी गई है यहाँ पे। So this same or nearly the same energy condition is valid for homonuclear diatomic molecules only, जो कि हाइड्रोजन का एग्जांपल पीछे लिया गया है। हाइड्रोन्यूक्लियर के केस में जहाँ पे डिफरेंट एटम्स होते हैं ये कंडीशन वैलिड नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू इफ द एटम्स आर वेरी डिफरेंट। Second one is the combining atomic orbitals must have same symmetry about the मॉलिक्यूलर एक्सेस। तो सिमेट्री सेम होनी चाहिए, यानी कि ओरिएंटेशन उनकी सेम होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ये भी पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। बाय कन्वेंशन जेड एक्सिस इज टेकन एज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस मींस जिसके अलोंग कंबाइन करने चाहिए एटमिक ऑर्बिटल्स, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी इसको बोल सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जेड एक्सिस को लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, आई थिंक मैंने बताया हुआ है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एटमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियरली द सेम एनर्जी विल नॉट कंबाइन इफ नॉट हैव सेम सिमेट्री। सिमेट्री का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जैक्टली सेम एनर्जी भी होगी दो ऑर्बिटल्स की, सेम सिमेट्री नहीं हुई तो कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। हमने देखा भी था ये, आई थिंक वैस वीबीटी के अंदर आई थिंक हमने देखा था, जहाँ पे फेज डिफरेंट अगर हो गए, किसी का पॉजिटिव है किसी का नेगेटिव फेज है, नेगेटिव ओवरलैप हो जाती है तो वहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती। वैसा ही यहाँ पे भी है, अगर सेम एनर्जी के हुए लेकिन सिमेट्री सेम नहीं है तो बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। आगे एग्जांपल लेके बताया, फॉर एग्जांपल 2pz orbital of one atom can combine with 2pz of the other atom but not with 2px or 2py orbitals because of their different symmetries। तो ज़ीरो ओवरलैप का केस आपने देखा होगा पीछे, उसमें डिफरेंट ओरिएंटेशन के अराउंड कंबाइन करते हैं वेव फंक्शन यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो बॉन्डिंग रिजल्ट नहीं करती। वही केस है यहाँ पे, सिमेट्री सेम होनी चाहिए, 2pz 2px या y से कंबाइन नहीं कर सकता। Third one is the combining atomic orbitals must overlap to maximum extent. Greater the extent of overlap, greater will be the electron density between the nuclei of a molecular orbital and greater will be the strength of bond. This we already know.
नाउ जैसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वैसे ही देर आर टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन से ही बनते हैं। सो दे आर डेजिग्नेटेड एज सिग्मा, पाई, डेल्टा, एटीसी। अब मैंने आपको बताया था कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसके अलोंग सिर्फ एक बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। अबव एंड बिलो दैट प्लेन जो बॉन्ड बनाता है वो पाई होता है। उसके अलावा जो कोई एक्सिस होती है डेल्टा मान सकते हैं हम उसको, ईटीसी लिखा है। तो एक होता है सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस को यहाँ पे बोला गया है। पाई की एक स्पेसिफिक लोकेशन आपको बता दी गई है, अबो एंड बिलो। डेल्टा कोई और हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, सिग्मा को छोड़ के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ईटीसी लिखा गया है वहाँ उसके लिए। वैसे आगे जो जो और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स डिस्कस किए गए जिन जिन मॉलिक्यूल्स के, आपको कहीं भी ये डेल्टा दिखाई नहीं देगा। सिग्मा और पाई से आपका काम चल जाएगा सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए क्योंकि मेंशन कर दिया एनसीईआरटी ने। इन दिस नोमेनक्लेचर sigma molecular orbitals are symmetrical around bond axis while pi molecular orbitals are not symmetrical। तो ये हम जानते ही हैं, सिग्मा बॉन्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल के अराउंड सिमेट्रिकल होता है, मींस जो इंटरन्यूक्लियर है उसके अलोंग बनता है, वाइल पाई बॉन्ड अबो एंड बिलो दैट प्लेन बनता है, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑर्बिटल्स प्रोड्यूसेस टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स विच आर सिमेट्रिक अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। सिग्मा टाइप के बनेंगे दो, 1s के कॉम्बिनेशन से दो होंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। If internuclear axis is taken to be in z direction, it can be seen that a linear combination of 2p z orbitals of two atoms also produces two sigma molecular orbitals, sigma 2pz and sigma star 2pz। तो ये हमने देखा था एक्चुअली, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे थे, तीन टाइप के थे ना, एस एस ओवरलैप हो रही थी, एस पी और पी पी। तो पी पी भी बना सकता है ये सिग्मा बॉन्ड, वहाँ पे एग्जांपल दिया था। तो 2px के केस में बन रहा था पाई बॉन्ड, जहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप हो रही थी, हेड ऑन ओवरलैप से बन रहा था सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमने एक्चुअली देख लिया है कि पी में के केस में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। 2p z है वो एक्सेस जिसके अलोंग बनाया जा सकता है, क्योंकि z होती है मोलिकुलर एक्सिस यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। Molecular orbitals obtained from 2px and 2py orbitals are not symmetrical। x and y pi bond बनाते हैं around the bond axis because of the presence of positive lobes above and negative lobes below the molecular plane। Such molecular orbitals are labeled as pi and pi star। तो ये भी दो ही बनाएंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि यही दो तो होते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में। एंड पॉजिटिव लोब्स अबव द प्लेन होती है और नेगेटिव लोब्स बिलो द प्लेन, ये आपको याद रखना है। जैसे जीरो से अबव होता है ना +1 और बिलो होता है -1, तो वैसे आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव लोब्स याद रख सकते हैं। द पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैज़ लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियर। तो एंटी बॉन्डिंग वाले में नोड होता है, नोडल प्लेन, वी हैव सीन इट। एंड अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पाए जाते हैं पाई बॉन्ड्स के अंदर, ये भी हमने डायग्राम के साथ देखा हुआ है। Now there's an important topic of this chapter, energy level diagram for molecular orbitals। ये हमें यूजुअली बनाने होते हैं बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो इंडीड इट इज़ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिल जाता है एग्जाम में। वी हैव सीन दैट 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन 2 एटम्स form 2 molecular orbitals designated as 1 sigma 1s and sigma star 1s। तो इन द सेम मैनर द 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। इसमें 8 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। देखिए 2s 4 बनाएगा और 2p में 3 होते हैं, तो ये 6
एक्चुअली 2s दो बनाएगा, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, एंड 2p बनाएगा 6, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई एंड सिग्मा 2p जेड, तीन ये होंगे और तीन स्टार वाले, तो टोटल होंगे 6, 6 और 2 8 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे इन 8 एटमिक ऑर्बिटल्स से। 8 atomic orbitals on 2 atoms give rise to following 8 molecular orbitals। सो ये रहे वो 8 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, 4 होंगे एंटी बॉन्डिंग और 4 बॉन्डिंग वाले, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कौन से। अब एक बार ये एनर्जी लेवल डायग्राम समझ लेते हैं हम। सिग्मा 1s यानी बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे है और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर होता है अबोव द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये तो हमने देख ही लिया था। यहाँ देखिए सब्सट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, इसका मतलब ये एंटी बॉन्डिंग रिजल्ट करेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे बॉन्डिंग वाला बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक भी हमने देख लिए थे। नोडल प्लेन होता है अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस इनसाइड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दिख रही है आपको, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पे देखना है। ऐसे ही इन बाकी दोनों एनर्जी डायग्राम्स को भी आपको देखना है। यही चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। सिर्फ यहाँ पे 2p z का कॉम्बिनेशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन होगा तो एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा। एंड अगेन वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हैं। नोडल प्लेन है अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, एंड सेम इज हैपनिंग इन केस ऑफ 2px एंड 2py। इट इज़ जस्ट दैट इनमें पाई बॉन्ड बनेगा 2px और 2py के केस में। सेम थिंग इज अगेन हैपनिंग हेयर ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम्स। इससे आगे भी एक चीज़ आती है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। The energy levels of these molecular orbitals have been determined experimentally from spectroscopic data for homonuclear diatomic molecules of second row elements of the periodic table। तो ये जो एनर्जी लेवल्स है दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एंड हम जानते हैं किसी भी एटम की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड की जाती है भाई स्पेक्ट्रो एटमिक स्पेक्ट्रा। कैरेक्टरिस्टिक होता है एटमिक स्पेक्ट्रा किसी भी एटम का। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था। तो एटम का में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं यही तो डिफाइन करता है वो कौन सा एटम है। तो एनर्जी लेवल का मतलब यही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से एटम्स की पहचान की जाती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से ही एनर्जी लेवल्स फाइंड किए जाएंगे। दैट इज़ सो ऑब्वियस। एंड सेकेंड रो एलिमेंट्स के लिए ये किया गया है। इसको आप ऐसे सकते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया था ना कि सिग्मा पाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वहीं तक आपका काम हो जाएगा, डेल्टा तक आपको जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ही नहीं जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेकेंड रो एलिमेंट्स तक जितने इलेक्ट्रॉन्स कवर हो जाते हैं सिर्फ वहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में कवर किया गया है। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। पाई के बाद क्या आता है, पाई किसके लिए स्टैंड कर रहा है, बेसिकली 2p के लिए स्टैंड कर रहा है। 2p x और y पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं ये। और उसके बाद d आ रहा है, d ऑर्बिटल। जैसे 3p के बाद d आता है ना, 3d आता है बेसिकली 21 से शुरू होता है स्कैंडियम से। तो वहाँ पे 3d आता है बेसिकली, d ऑर्बिटल आता है। तो d से डेल्टा आपको याद रखना है। यहाँ पे 3d छोड़िए, यहाँ पे 3p भी नहीं दिखेगा कहीं पे आपको, सिर्फ 2p तक ही काम चल जा रहा है। तो इसीलिए सिर्फ सिग्मा और पाई से आपका काम चल जा रहा है यहाँ पे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर O2 एंड F2 इज गिवन बिलो। तो दो तरह के ऑर्डर्स आपको लर्न कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो नाइट्रोजन से पहले तक और एक नाइट्रोजन के बाद के। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इनके ऑर्डर्स अलग होंगे, बेसिकली एक चेंज होता है सिर्फ। दिस ऑर्डर इज़ नॉट करेक्ट फॉर लिथियम से लेके नाइट्रोजन तक। तो ये एक चेंज होता है। द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2p z इज़ हाइयर देन दैट ऑफ
पाई टू पी एक्स पाई टू पी आई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो ये एक मेजर चेंज होता है नाइट्रोजन तक, और उसके बाद ये आपको याद रखना है एक्चुअली ये जो नाइट्रोजन तक ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इट इज़ क्वाइट सिंपल। सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, फिर पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई एंड सिग्मा टू पी जेड, फिर पाई स्टार के हैं टू पी एक्स टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, ये पाई बॉन्ड्स होते हैं, हम जानते हैं इनकी एनर्जी कम हो गया एज़ कम्पेयर टू सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो इट इज़ क्वाइट बेसिक एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ये मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए वैलिड हो रहा है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सिंपल ऑर्डर है, इसलिए ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए वैलिड होगा। और यहाँ पे सिग्मा टू पी जेड पीछे आ गया, सिर्फ दो के लिए हो रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, याद रखना मुश्किल है। इसे आप याद रख सकते हैं कि सिर्फ दो ही एलिमेंट्स के लिए वैल्यू है नाइट्रोजन के ऊपर। बेसिकली चाहे कितने भी हो, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 14 से ऊपर अगर 15 भी इलेक्ट्रॉन्स है किसी में, तो ये कन्फिग्रेशन लगेगी उसके लिए। बेसिकली ये मतलब है इसका, दैट बियॉन्ड नाइट्रोजन दिस कन्फिग्रेशन इज ऑप्टेड आउट। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स थे, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। इन दो ने इस अकेले को आगे रहने दिया था, सिग्मा टू पी जेड को, अप टिल नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तक तो इन्होंने सहा, लेकिन आगे इन्होंने फिर नो बोल दिया। एन से नाइट्रोजन और एन से नो। पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई सेड नो आफ्टर नाइट्रोजन, आप ऐसे याद रख सकते हैं। एंड फिर उन्होंने इसको पीछे धकेल दिया सिग्मा टू पी जेड को नाइट्रोजन के बाद। तो इसको डब्बे बना के भी लर्न करते हैं कुछ लोग, तो वो डब्बे भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे होते हैं नाइट्रोजन तक और नाइट्रोजन के बाद। वही एक्चुअली हमको काम आने वाले हैं क्वेश्चंस में। सो टिल नाइट्रोजन बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। सिग्मा वन एस से लेके सिग्मा स्टार टू एस तक मैं वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लग रहा। उसके बाद जो आता है, जहाँ पे चेंज आता है, उसी को लिख देते हैं यहाँ पे। तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, और इनके बाद आता है सिग्मा टू पी जेड, और फिर स्टार वाले आते हैं पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो ये टिल नाइट्रोजन बेसिक कन्फिग्रेशन है। और चेंज आता है अबोव नाइट्रोजन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं बियॉन्ड नाइट्रोजन। सिर्फ यही चेंज आता है और कोई चेंज नहीं है। ऊपर ये दो रह जाते हैं, इन दोनों ने धकेल दिया, इसको पछाड़ दिया सिग्मा वाले को, दो ने एक को। आफ्टर नाइट्रोजन दे सेड नो, एंड ऊपर वाला सेम रहता है। तो ये अरेंजमेंट आपको लर्न करनी है, ये एमसीक्यू सोल्व करने में हेल्प करती है बॉन्ड ऑर्डर के। एंड मैंने लर्न भी करवा दिया कैसे इसको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड मोलिकुलर बिहेवियर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग वेरियस मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द मोलिक्यूल। तो एटमिक ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है एटमिक और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एटमिक ऑर्बिटल्स का, तो इसलिए यहाँ भी बोल सकते हैं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। From electronic configuration of the molecule, it is possible to get important information। क्या important information होती है वो नीचे बताया गया है। पहली, stability of molecules। If Nb is the number of electrons occupying the bonding orbitals, bonding molecular orbitals, and Na the number occupying anti-bonding molecular orbitals, then the molecule is stable is if Nb is greater than Na, अनस्टेबल इफ Nb इज लेस देन Na। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, बॉन्डिंग में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मोलिकुलर एक्सिस के अलोंग होते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो मोलिक्यूल को, बिकॉज न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसलिए अगर बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्टेबल होगा मॉलिक्यूल, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस थिंग। और अनस्टेबल होगा अगर बॉन्डिंग में कम है, एंटी बॉन्डिंग वाले में ज़्यादा है।
In first case, more bonding orbitals are occupied, so the bonding influence is stronger and a stable molecule results. While in the second case, anti-bonding influence is stronger and therefore the molecule is unstable. Anti-bonding ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि करेंगे अगर हम जानते हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, तो वही यहाँ पे बोला गया कि मोलिक्यूल विल बी अनस्टेबल. Next thing that can be found out with the help of electron configuration is bond order. Very important thing. Bond order is defined as one half the difference between the number of electrons present in the bonding and anti-bonding orbitals. तो हाफ ऑफ द डिफरेंस होता है ये, क्योंकि आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है एंड एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आधा होगा ये, इसलिए यहाँ पे हाफ लगा है. अब डिफरेंस इसलिए होता है ये बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि बॉन्डिंग कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, एनर्जी को इंक्रीज करता है, यानी बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता वो. तो ओवरऑल जो इन दोनों का डिफरेंस होता है दैट रिजल्ट्स इन बॉन्डिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एंड इन बॉन्ड ऑर्डर. दैट्स वाई ये डिफरेंस होता है बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. A positive bond order Nb greater than Na means a stable molecule, while negative Nb less than Na or 0 Nb is equals to Na means the molecule is unstable. So we know it very well. Bonding में ज़्यादा होनी चाहिए number of electrons for the molecule to be stable. 0 हुए या negative हुए means anti bonding में ज़्यादा हो गए तो energy बहुत ज़्यादा हो जाएगी and stable हो जाएगा. 0 भी unstable होता है, 0 bond order मतलब bond है ही नहीं दो मोलिक्यूल्स के बीच में, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, दो एटम्स के बीच में, तो वो मोलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है. नाउ द नेचर ऑफ द बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 या 3 है तो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा. ये आई थिंक हमने पहले भी देख चुके हैं हम जब कोवलेंट बॉन्ड का जिक्र आया था. नाउ द थर्ड थिंग इज बॉन्ड लेंथ. आई थिंक इट इज फोर्थ वन. बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज. दिस वी ऑलरेडी नो वेरी वेल. जहाँ पे फ्रैक्शनल चार्ज आया था आई थिंक वहाँ पे ये आता है, या फिर उससे थोड़ा आगे जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बताएंगे बिटवीन डिफरेंट एटम्स. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ. ये हमने देखा था. बॉन्ड स्ट्रेंथ इज नथिंग बट बॉन्ड ऑर्डर. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछली थ्योरीज ने बताई थी, जैसे कि ल्यूइस थ्योरी और वेस्पर थ्योरी, वो भी यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रही है. तो दैट्स व्हाई यू कैन से दीज आर एडवांस थ्योरीज, एमओटी एंड वीबीटी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक नेचर. तो ये ऐसी भी चीज़ें बता रही हैं जो कोई भी थ्योरी नहीं बता पाई थी. इफ़ ऑल द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इन अ मोलिक्यूल आर डबली ऑक्यूपाइड द सब्सटेंस इज डायामैग्नेटिक रेपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. तो डायामैग्नेटिक रेपल होता है मैग्नेटिक फील्ड से, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है. ये आई थिंक केमिस्ट्री में आते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पे इनकी डिटेल्स देखी जाएंगी. अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखिए आप. रेपेल होता है डायमैग्नेटिक और अट्रैक्ट होता है पैरामैग्नेटिक. तो डबली ऑक्यूपाइड यानी एक भी सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो. अगर एक या एक से ज़्यादा हो गए सिंगली ऑक्यूपाइड तो पैरामैग्नेटिक होगा. ऑक्सीजन मोलिकुलर एग्जांपल दिया है. ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं इसमें. डेफिनेटली आगे इसका एग्जांपल भी दिया गया, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है O2 मोलिक्यूल. यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डी से डबली ऑक्यूपाइड और जी से डायमैग्नेटिक, और अल्टरनेट वे में याद रह जाएगा कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक से ज़्यादा वो पैरामैग्नेटिक होगा. अब बॉन्डिंग डिस्कस की गई है इन सम होमो न्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स. बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स लिए गए हैं. पहला है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन सिग्मा 1s मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई सिग्मा 1s2
एंड दोनों के दोनों बॉन्डिंग में ही प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1 2/2 1। तो देर इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर एक है। एंड उसकी एनर्जी कितनी होती है ये भी हमने लर्न करा हुआ है, मैक्सिमम होती है फॉर अ सिंगल बॉन्ड 438। बॉन्ड लेंथ इज 74 पिकोमीटर, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंस नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट सो इट इज डायमैग्नेटिक, सो दोनों पेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिग्मा 1s में, अनपेड नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा। ये दूसरा एग्जांपल है हीलियम का, ये एग्जिस्ट नहीं करता। आप जानते हैं हीलियम नोबल गैस होती है, ये खुद दूसरों से भी कंबाइन नहीं करती, खुद से भी कंबाइन करती नहीं करती, तो He2 डजंट एग्जिस्ट, ये जनरल आपका परसेप्शन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 होगी इसकी हीलियम एटम की। एंड He2 मॉलिक्यूल के अंदर होंगे 4 इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा 1s और सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। साफ दिखाई दे रहा है आपको, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया 0, मीन्स देर exists no bond between these two helium atoms. He2 molecule is therefore unstable and does not exist. Similarly, it can be shown that Be2 molecule with this electronic configuration also does not exist. Again the same region, बॉन्डिंग में 4 दिख रहे हैं आपको, वो सिग्मा 1s2 और सिग्मा 2s2 में, और एंटी बॉन्डिंग में भी 4 हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड ऑर्डर बचेगा ही नहीं, तो दैट्स वाई Be2 आल्सो डज नॉट एक्सिस्ट। एंड दिस जनरली यू नो आल्सो, बेरिलियम क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, तो अपने साथ ये बॉन्ड नहीं बनाता है, ये नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड, एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं अल्कलाइन। ये बेरिलियम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, बाकी दूसरे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो आयनिक बनाते हैं, ये एक्सेप्शन होता है बेरिलियम का। लेकिन इन जनरल आप जानते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी मेटल्स इन जनरल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ ये किसी भी तरीके से आयनिक बॉन्ड नहीं है, Be2 कोवलेंट है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा ये। एंड इसका प्रूफ दे दिया है MOT ने, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, दैट द बॉन्ड डजंट एग्जिस्ट बिटवीन दीज 2 बेरिलियम एटम्स। लिथियम मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है, इट डू एग्जिस्ट। इसका रीज़न देखिए नीचे, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s1, एल्कली मेटल है ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। नाइट्रोजन तक तो ऐसे ही चलता है, ये सीधे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत जहाँ पे होती है नाइट्रोजन के बाद, वो भी मैंने आपको लर्न करना बता दिया। यहाँ पे के रिप्रेजेंट्स सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, तो के एक शॉर्ट फॉर्म होती है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने की, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देख लिया था। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है 1, इसका मतलब ये Li2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, Li2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल। 4 हैं बॉन्डिंग के अंदर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको सिग्मा स्टार 1s2 एंटी बॉन्डिंग के अंदर, तो 4 में से 2 गए 2 और 2/2 इज 1, तो 1 इसमें बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो या इट इज़ स्टेबल। एंड डायामैग्नेटिक है बिकॉज कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके अंदर, 1s2 हैं सारे, 1s2 and 2s2। Indeed, diamagnetic Li2 molecules known to exist in vapor phase, एंड ये क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट एस ब्लॉक में अगर आप जाएंगे, दैट डायामैग्नेटिक एग्जिस्ट करते हैं और एज अ डायामर एग्जिस्ट करते हैं वेपर फेज में। पॉलीमर बनता है इनका सॉलिड फेज में और वेपर फेज में एज अ डायामर एग्जिस्ट करते हैं। ये आई थिंक क्वेश्चन आया भी हुआ 2021 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सो डी से डायमैग्नेटिक, डी से डायमर, ये भी ऐसे लर्न कर सकते हैं आप। दीज मोलिक्यूल्स Li2 डू एग्जिस्ट। C2 मॉलिक्यूल, ये इस पे भी क्वेश्चंस आया हुआ है दैट इसमें दोनों के दोनों जो बॉन्ड्स होते हैं C2 में वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। यूजुअली एक सिग्मा होता है मॉलिक्यूल में, एक पाई, लेकिन इसमें दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 2019 ही है।
द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वी हैव सीन दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी आल्सो इन दिस चैप्टर ओनली. तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे C2 मॉलिक्यूल में. के डिनोट्स 1s2 2s2. उसके बाद 2 2 4 2 6 और 2 8 एंड 4 ऑलरेडी आ गए सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s में. तो टोटल हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में. बॉन्ड ऑर्डर इसका होता है 2. 8 हैं बॉन्डिंग के अंदर और 4 हैं एंटी बॉन्डिंग के अंदर. सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा स्टार 2s. इसके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल 4 होंगे एंटी बॉन्डिंग के अंदर. बॉन्डिंग वाले 8 तो 2 हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर. इट शुड बी डायामैग्नेटिक. अगेन कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें. डायामैग्नेटिक C2 molecules have indeed been detected in vapor phase. तो पिछले मॉलिक्यूल्स के जैसे ही है जो Li2 था उसमें भी डायामर और डायामैग्नेटिक बेसिकली और वेपर फेज में. डायामैग्नेटिक एंड वेपर फेज में था. यहाँ भी वही है, डायामैग्नेटिक हर वेपर फेज में डिटेक्ट होगा. बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ थे 12. एग्जैक्टली डबल हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए सिंगल का डबल बॉन्ड हो गया. लेकिन डायामैग्नेटिक नेचर सेम है इसमें भी. It is important to note that double bond in C2 consist of both pi bonds. Important to note मैंने हाईलाइट किया हुआ है. अगर NCERT इंपॉर्टेंट बोल रही है इसको तो NTA के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलिए. एंड ये आया हुआ है 2019 का नहीं तो 2020 का पेपर देख लीजिए आप. केमिस्ट्री का मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा यही क्वेश्चन कि कौन सा 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं आपको, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों पाई बॉन्ड्स है. तो इट इज़ ओनली C2 मॉलिक्यूल. सिर्फ एक ही है ये पूरी बुक में जो क्लास 12 और 11 की है केमिस्ट्री की. तो यही आपसे पूछे क्योंकि डायरेक्ट लाइन दी हुई है NCERT में. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. तो पाई 2p x और पाई 2p y इन दोनों में 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. इन्हीं की वजह से दोनों पाई बॉन्ड्स बनते हैं पाई 2p x और पाई 2p y में. In most of the other molecules, a double bond is made up of a sigma bond and a pi bond. This is also we know very well. In a similar fashion, bonding in N2 molecule can be discussed. डिस्कस नहीं की गई है, आपसे बोला गया है डिस्कस कर लीजिए. तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा इसमें. 2 होंगे पाई बॉन्ड्स और 1 सिग्मा बॉन्ड्स. आप देख सकते हैं इसको चेक करके. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए दिया है आगे. आप जानते हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s2 तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे O2 मॉलिक्यूल में. 16 इलेक्ट्रॉन्स. एंड के बाद जो कन्फिग्रेशन वो बदल जाएगी. जी हाँ, नाइट्रोजन के बाद आ रहा है ये. तो पछाड़ कौन सा दिया जाएगा, सिग्मा 2pz. जी हाँ, ये पीछे आ जाएगा, सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसकी भी. तो काउंट कर लीजिए आप इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग. बॉन्डिंग में आपको 10 मिलेंगे, एंटी बॉन्डिंग में 6. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा यहाँ से 2. 10 में 6 के 4/2 2. तो 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर. मीन्स डबल बॉन्ड होता है O2 में. हम प्रैक्टिकली भी जानते हैं, हमने देखा हुआ है पीछे मॉलिक्यूल्स के अंदर. So there is a presence of double bond in O2 molecule and 2 unpaired electrons इनमें पाए जाते हैं pi star 2px में और pi star 2py में. That's why it is paramagnetic in nature. So the only molecules which is paramagnetic जो कि यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं is O2 molecule. एंड बहुत इजीली आप पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा 16 इलेक्ट्रॉन्स भर के, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं कैसे इसको लर्न करना है. विच अ प्रोडिक्शन दैट कोरिस्पोंड टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. ऐसा बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटली भी यही पाया गया कि O2 मोलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है. बेसिकली दिस पैरामैग्नेटिक नेचर इज आल्सो एसोसिएटेड विद कलरेशन ऑफ अ कंपाउंड और अ मोलिक्यूल. ये आप आगे पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर. तो वहीं से ये एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया कि O2 मोलिक्यूल कलर्ड होता है इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा. इस टेबल में ये एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि नाइट्रोजन तक आपको दिख रहा है कि मिक्सिंग हो रही है 2s2p ऑर्बिटल्स की, और उसके बाद मिक्सिंग नहीं होती. विदाउट 2s2p ऑर्बिटल्स मिक्सिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं.
तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ही थी 2s2p की विच इज़ रिजल्टिंग इनटू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जो ये सिग्मा 2p z को एनर्जी में अबो बनाए रखने में हेल्प कर रही थी। ये जब मिक्सिंग हट गई विदाउट 2s2p मिक्सिंग हो गया नाइट्रोजन के बाद, सो ये सिग्मा 2ps पीछे हो गया इन दोनों से। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास नहीं है इस टेबल में देखने लायक। एक और चीज़ है, हमने पैरामैग्नेटिक देखा था, थ्योरी के अंदर गिवन है ऑक्सीजन, लेकिन बोरोन B2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कौन से ऑर्बिटल्स में, तो π2px एंड π2py में होते हैं B2 के अंदर, और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में होते हैं इन ऑक्सीजन। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे आप निकाल भी सकते हैं, B2 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, तो भर के आप निकाल भी सकते हैं ऑन द स्पॉट भी। उसके अलावा बहुत बेसिक ट्रेंड्स इसमें दिए गए हैं। बॉन्ड एनर्जी येलो में, और बॉन्ड लेंथ ये थोड़ा सा केसरिया सा रंग है, मुझे नहीं पता इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो देखिए येलो इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है 1 2 3, वैसे ही बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रही है येलो वाली, और ये केसरिया रंग में है बॉन्ड ऑर्डर, एक्चुअली बॉन्ड लेंथ ये डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों ट्रेंड हम जानते हैं। और उसके बाद जैसे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और इंक्रीज कर रही है बॉन्ड लेंथ। तो ये बेसिक ऑर्डर्स हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज हमें याद नहीं रखनी है, दिस वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये काफ़ी गंदा हो गया यहाँ पे। ये मैं आपको बताना चाहता था कि 945 ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है N2 मॉलिक्यूल की, हमने याद रखा था एग्जैक्टली कैसे इसको लर्न करना है। सिर्फ ये आपको याद रखनी है, एक्सट्रीम्स वैल्यू आपको याद रखनी होती हैं, एवरेज वैल्यू याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, पूछता नहीं है एग्जामिनर। तो ये आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया इस टेबल का। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज़ इंडीड नॉट द वन विच शुड बी इग्नोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में है। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दिस यू मस्ट नो वेरी वेल। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है इनमें, नाइट्रोजन सबसे कम, लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़रूर होते हैं क्योंकि एक साथ आकर करते हैं। 7 होता है नाइट्रोजन, फिर 9 होता है फ्लोरीन। When they are attached to hydrogen atom to form covalent bond, electrons of the covalent bond are shifted towards the more electronegative atom. So this is something which we have already seen in this chapter only. इसको polar covalent bond बोला जाता है। This partially positively charged hydrogen atoms form a bond with the other more electronegative atom. This bond is known as hydrogen bond and it is weaker than covalent bond. ये आपको समझ में आ रहा होगा कोवलेंट बॉन्ड से वीकर क्यों होता है, क्योंकि ये पार्शियल चार्जेस की वजह से बनता है। और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है इसलिए क्योंकि वो पूरा बॉन्ड होता है, उसमें पक्की शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पार्शियल चार्जेस की वजह से ये बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए ये वीकर होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। ये आगे HF मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके भी डेपिक्ट किया गया। देखिए ये सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है H और F के बीच में, एंड 3 डैश्ड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट किया गया है। अगर ये डैश्ड लाइन्स है और दूर दूर है तो इसका मतलब यही है ना, ये वीकर बॉन्ड होगा एज कम्पेयर टू दिस कोवलेंट बॉन्ड। हेयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन 2 एटम्स which holds one atom by covalent bond and the other by the hydrogen bond. So ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है हाइड्रोजन, तभी तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, एंड ये 3 ही डॉट्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इवन दो आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कि एल्कोहल चैप्टर है जो क्लास 12 केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें इवन एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिल एसिड जो चैप्टर है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। वहाँ पे 3 से ज़्यादा भी डॉट्स हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेंशन कर दिया गया है 3 डॉट, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 3 डॉटेड लाइन है ये। एंड इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सो 3 डॉटेड लाइन है।
while a solid represents covalent bond. This we know already. Thus hydrogen bond can be defined as attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with electronegative atom fluorine oxygen nitrogen of the another molecule. Now the cause of formation of hydrogen bond is discussed with you. This you know already well है, जो कि पीछे इसी पैराग्राफ में डिस्कस किया गया, वही रिपीट करेंगे यहाँ पे बात को। बेसिकली एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि नाइट्रोजन की और क्लोरीन की, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने ये देखा हुआ है। तो अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्लोरीन भी कैपेबल होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, एंड इंडीड ऐसा होता भी है। क्लोरीन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इट इज़ अ रियलिटी इन, बट क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है, FON सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं जो मेंशन्ड एनसीईआरटी में, तो आपको अभी के लिए नहीं इसको याद रखना है कि क्लोरीन फॉर्म करता है, लेकिन इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन भी कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है एज इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, बिल्कुल कंपेरेबल होती है इन दोनों की। When hydrogen is bonded strongly to electronegative element X, electron pair shared between two atoms moves far away from the hydrogen atom. As a result, hydrogen becomes highly electropositive with respect to the other atom X. Since there is displacement of electron towards X, the hydrogen acquires fractional positive charge, del positive उसको बोला है, and X the electronegative atom is in a fraction negative charge. So these are the things that we have already discussed. That's why मैं इनको elaborate नहीं कर रहा हूँ. Del negative, this results in the formation of a polar molecule, polar covalent bond मैंने आपको बताया था, having electrostatic force of attraction which can be represented as follows. तो ट्रिपल डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है हाइड्रोजन बॉन्ड को, सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करी है ऑफकोर्स कोवलेंट बॉन्ड, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के केस में। इवन तो आप जानते हैं कि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है बिटवीन आयंस, वो स्ट्रोंगर होती है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। ये हम देखने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है। इट इज़ आयनिक बॉन्ड विच इज स्ट्रोंगर देन कोवलेंट बॉन्ड। बट क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्चुअल चार्ज नहीं हो रहे, इंडीड जो आयंस में होते हैं वो नहीं हो रहे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वीकर होती है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसे इसको आपको समझना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। तो ये तो हम जानते ही हैं कि सॉलिड स्टेट में ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं कंपाउंड्स। वाटर का अगर आप एग्जांपल लें, जो हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आप, उसमें ज़्यादा एसोसिएटेड होता है वाटर इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन गैसियस स्टेट। तो इट इज़ क्वाइट कॉमन ऑब्जर्वेशन। Thus hydrogen bonds have strong influence on structure and properties of the compounds. तो स्ट्रक्चर तो हमने देख ही ली HF के एग्जांपल से, दैट इट मेक्स द मॉलिक्यूल्स मोर एसोसिएटेड, एंड इसी की वजह से अदर प्रॉपर्टीज भी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी इन मॉलिक्यूल्स का के केस में इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड इट इज़ इंडीड एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस से एसिड्स में बेसिकली और अल्कोहल्स में भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो दिस यू शुड वेरी वेल कीप इन माइंड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, देर आर टू टाइप्स, इंटर मॉलिक्यूल बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रा मॉलिक्यूल मीन्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इंटर और इंट्रा वर्ड्स के मीनिंग आप जानते ही होंगे ऑलरेडी। intermolecular hydrogen bond, it is formed between two different molecules of the same or different compounds। तो सेम कंपाउंड भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। HF का हमने एग्जांपल देखा था, वो सेम कंपाउंड्स के बीच में हो रहा है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नेबरहुड में होना चाहिए हाइड्रोजन के, बन जाएगा डिफरेंट कंपाउंड के साथ भी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ HF मोलिक्यूल, अल्कोहल और वाटर मोलिक्यूल्स। तो ये एग्जांपल्स हैं इंटर मोलिक्यूल्स के, यानी बिटवीन टू मोलिक्यूल्स। HF के केस में तो हमने देखा ही
अल्कोहल्स और वाटर के केस में भी होता है। अल्कोहल में भी अगेन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन होता है बेसिकली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, और वाटर में भी ऑक्सीजन होता है। ऐसा हो सकता है, देखिए अल्कोहल में अगर आप वाटर मिला दें तो इसमें दो डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में बन जाएगा ना, अल्कोहल वाले हाइड्रोजन के साथ और वाटर वाले ऑक्सीजन के साथ, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। दूसरा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज़ फाउंड व्हेन हाइड्रोजन एटम्स इज इन बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ये तो इन जनरल होता ही है। मेन बात क्या है इंट्रा मॉलिक्यूलर की आगे है, प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था। सेम मॉलिक्यूलर के अंदर बनता है ये बॉन्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर। फॉर एग्जांपल इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब ये एग्जांपल आपको याद रखना है, हो भी जाएगा ये। बहुत पिक्यूलियर स्ट्रक्चर है इसकी। द बॉन्ड इज बिटवीन टू हाइड्रोजन इज बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स। तो एक ही एग्जांपल है ये जो आपको लर्न करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही गिवन है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ये। NO2 ग्रुप ये लगा हुआ है और OH ग्रुप यहाँ पे है। ऑर्थो पोजीशन इसको बोला जाता है, इस पोजीशन को 1,3 एक्चुअली 1,2 होती है ऑर्थो पोजीशन, 1,3 ये मेटा पोजीशन होती है, और 1,4 होती है पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बोला गया, यानी ऑर्थो यानी 1,2 पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है और फिनोल ये बोल गया। तो ये देखते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ देखिए इसके जो फिनोल वाला हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, जो नाइट्रोजन NO2 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे देखिए 4 डैश आपको दिखाई दे रहे हैं 3 की जगह। तो डेफिनेटली वो नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन आपको याद रखना है एज अ इन केस ऑफ थ्योरी, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो 3 डॉटेड पे आएगा। तो 3 डॉटेड कैसे याद रखना मैंने आपको बता दिया, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे देख लिया आपने। तो एक ही एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दे दिया तो आपको याद रह ही जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। एंड इसकी समरी में मुझे एक ही पॉइंट ऐसा मिला है जो थोड़ा सा यूनिक आप बोल सकते हैं, लेकिन थ्योरी में ये भी कवर होता है। अगर थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें आप इस स्टेटमेंट को फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्न इन द थ्योरी, आप ऐसे पढ़िए स्टेटमेंट को, कोसल्स रिलेटेड द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस टू द प्रोसेस ऑफ अटेनमेंट ऑफ नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो यही किया था कौशल ने, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में उसने बताया था। एंड रीज़न यही दिया था ऑक्टेट फॉर्मेशन का, अटेनमेंट ऑफ नोबल गैस कन्फिग्रेशन ये ऑक्टेट फॉर्मेशन ही है कि आयंस इसलिए ही बनाते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन इसीलिए रीज़न उसका यही दिया था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अटेनमेंट फॉर द अटेनमेंट ऑफ नोबल गैस कन्फिग्रेशन ही रिलेटेड this ionic formation to this phenomena. Electrostatic attraction between ions is the cause of their stability. This we know very well. This gives the concept of electrovalency. तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है चैप्टर के अंदर। एंड ये अट्रैक्शन कोज होता है स्टेबिलिटी का, ये भी हम जानते हैं। तो ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें जो हमने ऑलरेडी चैप्टर में कवर ना कर लिया हो। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आगे भी दिए हुए हैं इस समरी के अंदर। एंड मैं आपको अर्ज करूंगा कि आपको समरी पढ़नी चाहिए उन चैप्टर की जिनमें थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन एक सीक्वेंस में दी हुई है, थ्योरीज वगैरह दी हुई हैं जिसमें सीक्वेंस बन रहा है इन्फॉर्मेशन का। उसमें आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने अच्छे से समझा है सारी थ्योरीज को। यहाँ पे देखिए स्टोरी की फॉर्म में आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ दिया गया है जब आप समरी पढ़ लेंगे। तो अगर चैप्टर आपने अच्छे से कवर किया है तो एक बोनस होता है आपके लिए थ्योरी, आपको कॉन्फिडेंस आता पढ़ के कि आपने सब कुछ कवर कर लिया है। तो समरी इसकी ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको, एक बार रीडिंग दे लीजिए। मैं आपको पहले ही बता दूं इसमें आपका ऐसा ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला जो आपने थ्योरी में ऑलरेडी कवर नहीं कर लिया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको मैं हाईलाइट ज़रूर करता हूँ। एंड इसकी एक्सरसाइज हम नहीं करने वाले हैं, पिछले चैप्टर की भी नहीं की थी क्योंकि एनसीईआरटी ने इसके सॉल्यूशंस एट द बैक ऑफ दिस बुक नहीं दिए हुए हैं, तो ये नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। अब सीधे बात कर लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की।
आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज आर दोज विच हैव सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये डेफिनेशन भी एग्जैक्टली आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। अमंग द गिवन स्पीशीज आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर्स। तो आइसोस्ट्रक्चर्स सेम शेप वाले आपको आइडेंटिफाई करने हैं। BF4 और NH4+, अमोनियम आयन और BF4-, इन दोनों में ही टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अगर आप चाहें तो बाकी तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। NF3 की पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, BF3 की प्लेनर होती है, ये ऑलरेडी गिवन है मॉलिक्यूल्स थ्योरी के अंदर ही। BCl3 भी प्लेनर होता है, BrCl3 की टी शेप्ड होती है। ClF3 का एग्जांपल गिवन है NCERT में, एंड उसी के जैसा है ये। और NH3 अमोनियस की अगेन पिरामिडल होती है। एंड NO3 ये नहीं गिवन है इस चैप्टर में, लेकिन जो क्लास 12 का पी ब्लॉक है उसमें HNO3 की स्ट्रक्चर गिवन है। नाइट्रिक एसिड उसी का एनायन है ये। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है नाइट्रिक एसिड की। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है नाइट्रोजन के साथ, और दो होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हैं इसकी। एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा, यानी एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो ये दूसरा, और तीसरा ये। बेसिकली यहाँ से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है नाइट्रोजन की, यानी sp2 में क्या होता है, प्लेनर होता है, 120 डिग्री एंगल होता है। सो दिस इज प्लेनर, दिस इज पिरामिडल, दिस इज प्लेनर। तो दोनों आइसोस्ट्रक्चर नहीं हुए, ऐसे आप पता लगा सकते हैं। वैसे वहाँ पे गिवन भी है जहाँ पे नाइट्रिक एसिड का डिस्क्रिप्शन है पी ब्लॉक चैप्टर में, दैट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। Polarity in a molecule, hence dipole moment depends primarily on electronegativity of the constituent atoms and shape of a molecule. शेप पे भी डिपेंड करती है पोलैरिटी यानी डायपोल मोमेंट। ये हमने देखा ही था। नाइट उसकी फ्लोरीन की भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी NF3 की डायपोल मोमेंट कम हो रही थी एज़ कम्पेयर टू NH3 अमोनिया। ये हमने देखा हुआ है, शेप के कारण ही हुआ है। ये लोन पेयर की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलग होती है और फ्लोरीन की अलग इन केस ऑफ NF3। तो शेप भी मैटर करती है एज इन एडिशन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डिफाइनिंग पोलैरिटी। आपसे पूछा है हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसकी होगी, तो इन सभी ऑप्शंस में ऑक्सीजन आ रहा है तीनों में, और दूसरे ऑप्शन में आयोडीन है। आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ऑक्सीजन की, तो ये तो ऐसा एलिमिनेट हो गया। और बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं उसमें एक में सल्फर है, एक में हाइड्रोजन है, एक में कार्बन है। इन तीनों में आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा खींचेगा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स? आई थिंक इट वुड बी सल्फर एंड अमंग कार्बन। देखिए सल्फर आगे होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो सल्फर खींचेगा कार्बन से ज़्यादा। आपको ये नहीं देखना कौन सा ज़्यादा खींच रहा है, कौन सा कम खींच रहा है वो देखना है, तभी पोलैरिटी इसकी अच्छी बन पाएगी। एक होना चाहिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक होना चाहिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो फिर डेवलप कर पाएगा पोलैरिटी। पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अच्छे तभी डेवलप कर पाएंगे। तो सबसे कम इलेक्ट्रो नेगेटिव यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव इनमें से है हाइड्रोजन, तो सी होगा इसका आंसर। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हेयर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोस्ट। तो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 3, the types of hybrid orbitals of nitrogen in NO2+, NO3- and NH4+। तो कोइंसिडेंटली हमने अभी सॉल्व किया है NO3- के लिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इनमें, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिनमें NO3- के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बी हो गया इसका सीधे सीधे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया कि बॉइलिंग पॉइंट of compounds having hydrogen bond depends on the strength of hydrogen bond first and secondly the number of hydrogen bonds है। आपको order of boiling point बताना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। HF में हम जानते हैं फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, ये आप देखने भी वाले हैं हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर, जो 9 चैप्टर है इसी नेक्स्ट बुक का, बेसिकली क्लास 11 पार्ट 2 का। तो वहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। हाइड्रोजन के अंदर नहीं, सॉरी, वाटर के अंदर।
तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। 8 होता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का होता है 9, तो ज़्यादा दूर दूर नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में उतना फ़र्क नहीं है। लेकिन वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है इसमें दो लोन पेयर पाए जाते हैं, हम जानते हैं, तो दो और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है और इसके अलावा दो हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है ऑक्सीजन इसमें वाटर के अंदर। और HF के अंदर सिर्फ लीनियर मॉलिक्यूल होता है, लीनियरली सिर्फ एक ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्ट्रेंथ में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए वाटर के अंदर, तो इसीलिए वाटर में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यूजुअली मिस्टेक करते हैं एस्पिरेंट्स, आपको नहीं करनी है। वाटर के अंदर ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू HF। बहुत अच्छे से मैंने इसका रीज़न एक्सप्लेन कर दिया है। सो बी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, PO4 3- ये फॉस्फेट आयन है। द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड, तो PO सिंगल बॉन्ड पे पूछ रहा है ये फॉर्मल चार्ज। एंड हम जानते हैं कि ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसके नेगेटिव चार्ज उस पर 1 का होगा। सो बी हो गया सीधे सीधे इसका आंसर है। आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। वैसे अगर आपने पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए और आसान हो जाता, तो क्योंकि वहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर गिवन है। इस फॉस्फेट एक्चुअली ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है इसकी। 3 इसमें ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको नेगेटिव चार्जेस के साथ, तो P डबल बॉन्ड O के साथ जो ऑक्सीजन है उस पे न्यूट्रल होता है, यानी ज़ीरो फॉर्मल चार्ज उसका होता है। बाकी तीनों जो इसमें ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव ऑफ 1 होगा फॉर्मल चार्ज। तो आप सीधे बता देते अगर आपने पढ़ा हुआ है पी ब्लॉक चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री का। इन नाइट्रेट आयन NO3- नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन। अगेन नाइट्रेट आयन पे क्वेश्चन आ गया ये, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है, अभी बना के देखा था। तो 4 बॉन्ड्स बना रहा था नाइट्रोजन वहाँ पे, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड्स थे। तो बॉन्ड पेयर्स होंगे यहाँ पे 4 और सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये, तो डी हो गया सीधे। और ज़ीरो यानी लोन पेयर्स इसके ज़ीरो हैं, ये भी आप सीधे पता लगा सकते हैं। HNO3 जो नाइट्रिक एसिड होता है उसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने यूटिलाइज कर चुका होता है वो। +5 इज द मैक्सिमम दैट नाइट्रोजन कैन हैव। तो लोन पेयर उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, तो लोन पेयर 0 होगा, ये भी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो बहुत ईजी ये क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी तरीके से आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज द फॉलोइंग स्पीसीज है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो BH4- की होगी टेट्राहेड्रल। आई थिंक इस सिमिलर मॉलिक्यूल वी हैव सीन, BF4- होगा शायद जो हमने देखा है। सो इसकी है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बाकी किसी की भी टेट्राहेड्रल नहीं है इन तीनों में, ये सीधे ही आप मार्क कर दें क्योंकि मॉलिक्यूल हमने देखा हुआ है थ्योरी के अंदर NCERT में। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल, अब आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। ये आप जब बॉन्ड्स गिनेंगे तो आपको 18 लग सकता है कि इसमें होंगे बॉन्ड्स, लेकिन 19 होते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, 3 वैलेंसी कंप्लीट होगी कार्बन की, चौथी बची तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो उसने जानबूझ के इसको शो नहीं किया, तो सिली मिस्टेक आपसे हो सकती है। इसमें टोटल आपके सिग्मा बॉन्ड्स होंगे 19, आप काउंट कर लीजिए। एंड 5 दिखाई ही दे रहे हैं सीधे सीधे आपको पाई बॉन्ड्स, 1 2 3 4 और 5, तो 5 तो पाई बॉन्ड सीधे दिखाई दे रहे थे। 19 होंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड्स, ये आपको यहाँ से गैस करना था बेसिकली, उसने जानबूझ के छोड़ा हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 9, विच मॉलिक्यूल और आयन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी डायामैग्नेटिक जो होता है वो पूछ रहा है। तो O2 तो पैरामैग्नेटिक होता है एंड B2 भी पैरामैग्नेटिक होता है, ये दोनों ही उस टेबल के अंदर गिवन है थ्योरी में, तो ये तो होंगे नहीं दोनों डायामैग्नेटिक। O2 2- होगा डायमैग्नेटिक, आप बना के देख सकते हैं। इसमें 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और N2 आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए N2+ है ये, N2 में 14 होते हैं, N2+ में होंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स। 13 एक ऑड नंबर है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली उसमें पाया जाएगा, तो सीधे एलिमिनेट किया जा सकता है। ऐसे C आप पहुंच सकते हैं, वैसे बना के भी देख सकते हैं। वो कन्फिग्रेशन लिखना मैंने आपको दिखा दिया है कैसे लिखते हैं।
O2 2 माइनस में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेड होते हैं। जो पाई स्टार 2p एक्स एंड पाई स्टार 2p वाई अनपेड थे ना, उन्हीं में आ जाते हैं 2 माइनस। क्वेश्चन नंबर 10, विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। तो C2H4 ये क्या होता है? इथीन होता है। इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, तो सारे बॉन्ड्स इसमें इक्वल नहीं हैं डेफिनेटली। एंड ये जो बाकी सारी स्ट्रक्चर्स गिवन है, जैसे पहला एग्जांपल लीजिए आप XeF4 का, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स पाए जाते हैं जीनन के विद फ्लोरीन, तो सारे बॉन्ड्स इक्वल है। इसमें BF4 माइनस में भी ऐसा ही होता है, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं सारे। SiF4 में भी सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। फ्लोरीन ही है बेसिकली इन ऑल द केसेस, तो सब में सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, तो सी हो गया सीधे सीधे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होगा ऐसा पूछा है, तो इन सब में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, वो फॉर्म करेगा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। हमने पीछे देखा ही था, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, पोलैरिटी, एंड ये पोलैरिटी ही डिसाइड करती है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। सो बी इज सिंपली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है एंड द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, आपको ये बताना है। तो आउटर मोस्ट जो होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए 3d2 4s2, दीज मस्ट बी द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये होना चाहिए था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस वही हैं, तो मिस टेक्नली यहाँ पे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, विच द फॉलोइंग एंगल कोरिस्पॉन्ड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो 120 होता है, सीधे मार्क कीजिए। sp में 180 होता है, sp2 में 120, और 109.5 होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बहुत अच्छे से लर्न किए हुए हैं ये सब। अब 3 क्वेश्चन है 14 से 17, विच आर बेस्ड ऑन दीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। स्टेबल फॉर्म ऑफ ए विल बी, तो ए की कन्फिग्रेशन देखिए 1s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यानी नोबल गैस है, इंटरेक्ट नहीं करेगी आपस में भी और किसी और के साथ भी, तो अकेली ही रहेगी, तो ए होगा आंसर। बाकी सब में इंटरेक्ट कर रही है, तो दिस वोंट बी द आंसर। स्टेबल फॉर्म ऑफ सी विल बी, अब सी की कन्फिग्रेशन देख लीजिए 2p6 टू 3p5, यानी फॉस्फोरस है ये। और आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड है इस कन्फिग्रेशन में। 3p5 में एक ऐड हो जाए 3p6 हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन हो जाएगी, जो कि स्टेबल होती है, तो आपस में रिएक्ट कर लेंगे ये C यानी फॉस्फोरस 2 p2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो बी होगा इसका आंसर। बाकी कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन्स की इसको रिक्वायर्ड थी, जो कि पूरी हो रही है एक ही कोवलेंट बॉन्ड में। क्वेश्चन नंबर हाँ 14 15 16 आ गया ये। द मोलिकुलर फॉर्म द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन बी एंड सी, तो सी तो हमने देख लिया फॉस्फोरस है, बी देख लेते हैं क्या है। 3p5, ओ गलती होगी भाई, 3p5 ये क्लोरीन होता है। 1s2 10 हो गए, और उसके बाद 7 17, जी हाँ ये क्लोरीन है। मैं भी कहूँ P2 तो मॉलिक्यूल होता नहीं है, P4 होता है। P ब्लॉक से मुझे याद है P4 होता है। तो स्टेबल फॉर्म ऑफ सी पूछ रहा है ये, सी यानी Cl2, जी हाँ क्लोरीन को एक ही की रिक्वायर्ड होती है ना, हेलोजेंस को एक ही की रिक्वायर्ड होती है, तो ये गलती हो गई थी। Cl को यानी हेलोजेंस को एक ही इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये पूरी कर लेगा और Cl2 बना लेगा। बी विद द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी है फॉस्फोरस की कन्फिग्रेशन, ये इसके ऊपर ही लिखी थी, इसलिए मुझे ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई। तो फॉस्फोरस और क्लोरीन में क्या बॉन्ड बनता है, PCl3 होता है या PCl5 होता है, ये तो आप जानते होंगे पी ब्लॉक से। तो या तो BC3 होगा या BC5, BC5 नहीं गिवन है, BC3 गिवन है, तो PCl3 वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रीज़न आप जानते होंगे, जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी वैलेंसी 3 होती है, इसलिए फॉस्फोरस की भी 3 होगी, उसके नीचे ही आता है। क्लोरीन की 1 होती है, इसकी वैलेंसी उसके पैर में, ऐसा हमने देखा था, ऐसे कंपाउंड बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, तो बेसिकली डी होगा इसका आंसर, PCl3 यानी BC3। द बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी विल बी, तो ये दोनों क्या हैं, फॉस्फोरस, बी फॉस्फोरस था, सी क्लोरीन था, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, तो इसलिए बी होगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्डर ऑफ एनर्जीज पूछा है आपसे नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन तक बहुत सिंपल ऑर्डर चलता है, पाई टू पी वाई, पाई सिग्मा टू पी जेड। तो यही है भाई, पाई टू पी, इससे पहले पाई टू पी एक्स आएगा, फिर पाई टू पी वाई, फिर सिग्मा टू पी जेड। तो बिल्कुल सही ऑर्डर है ये, आगे ही रहता है नाइट्रोजन तक, इससे पीछे पछाड़ा जाता है ये। नाइट्रोजन के बाद दीज टू, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई से नो, ऐसे हमने लर्न किया हुआ है इसको। क्वेश्चन नंबर 19, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। इसमें वही गिवन है यार, रिपीट हो गया है ये नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इनकरेक्ट होगी ये, नाइट्रोजन तक में ही इसको पछाड़ दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, नाइट्रोजन के बाद ऐसा होता है, आफ्टर नाइट्रोजन से दे से नो, तो उससे पहले तक तो ये आगे ही रहता है इन दोनों से, पाई टू पी एक्स पाई टू पी ऐसे। तो ये डी हो गया इसका आंसर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 20, विच द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो O2 में आप जानते हैं डबल बॉन्ड होता है, और O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन एक ऐड होगा, ये माइनस वाला, इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। देखिए पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे O2 के दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब पेयरिंग होगी इन्हीं में, और पाई स्टार टू पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इन केस ऑफ O2 माइनस। एंड अगर एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो रहा है तो बॉन्डिंग से डिक्रीज करेगा, यानी ज़्यादा डिक्रीज करेगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा मेनली, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ O2 माइनस के केस में। और O2 प्लस के केस में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाले से डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार टू पी एक्स से एक कम हो रहा है, यानी एंटी बॉन्डिंग वाले से डिक्रीज कर रहा है, यानी बॉन्डिंग वाला और इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो ऐसे क्वालिटेटिवली आप भी इस क्वेश्चन को गैस कर सकते हैं, और एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और डब्बे बना के आप निकाल भी सकते हैं इसको। उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 21, आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, फ्लोरीन होता है। 1s2 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो आउटर मोस्ट ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड शेल होती है आउटर मोस्ट शेल, 2s2 होगी। क्वेश्चन नंबर 22, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, खत्म हो रहे हैं क्वेश्चन इसके बाद। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, फॉस्फोरस की है ना, 3s2 3p3, जी हाँ ये फॉस्फोरस की है। नियोन 10 होता है, उसके बाद 5 आ रहा है, तो फॉस्फोरस ही है ये। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जी हाँ ये स्टेबल होगी। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेबल होती हैं, स्ट्रक्चर आर्ट में पढ़ा है। तो इसकी हाईएस्ट, इसमें से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी तो हाफ फील्ड है, 4s2 4p3, लेकिन देखिए यहाँ पे थर्ड शेल और यहाँ पे फोर्थ शेल है। फोर्थ शेल आउटर होती है थर्ड शेल से, उससे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो इसलिए यहाँ पे कम होगी डी के केस में, और बी के केस में ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ तो कोई कंपैरिजन नहीं है 3p1 और 3p2, यहाँ पे तो हाफ फील्ड ही नहीं है, तो बात ही नहीं है कि इनमें ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया, थ्योरी भी और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी। 22 थे इसमें, आई थिंक इट्स द मैक्सिमम दैट वी हैव डन सो फार। Now instead of cell biology I'm gonna start physics now. I'm receiving a lot of requests from aspirants that they are having difficulty with physics. तो यहाँ मैंने बोला था कि मैं पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हूँ, देन आई विल स्टार्ट फिजिक्स। लेकिन इस चैनल पर वही होगा जो एस्पिरेंट्स को रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको ज़रूरत अभी फिजिक्स की पड़ रही है, तो मैं कोई जिद नहीं करनी है मुझे कोई, आई विल डेफिनेटली स्टार्ट फिजिक्स। एंड द नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, क्योंकि फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर आई नो होता है फिजिकल वर्ल्ड, लेकिन वो प्रोस्पेक्टर में ज़रूर गिवन है एनटीए के, नीट के, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आया है एक भी, तो हम उससे स्टार्ट नहीं करेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स विल बी द नेक्स्ट चैप्टर दैट आई एम गोना टेक।